नमस्कार दोस्तों। जो दर्द दे रहा था वो मेरा हबीब था, कहता भी क्या किसी से ये मेरा नसीब था। नासूर कर दिया है उसी ने खरोंच को, सबसे अधिक जो मेरे ही दिल के करीब। विजय तिवारी जी की ये पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों के साथ बात शुरू करता हूं कि जिस तरह के हालात हैं, जो चीजें हैं, सब हमारे आपके सामने हैं और वो किसी से छिपी नहीं। हमने 2014 में जिस तरीके से जिसे अपना सबसे हबीब बनाया, हमने सोचा था कि ये तकदीर बदलेगा, तस्वीर बदलेगा, देश को एक ऊंचाइयों पे ले जाएगा, सब में खुशहाली लाएगा। लेकिन उसने दिया क्या? उसने दिया ये कि हमें भुखमरी में ढकेल दिया और जो वैश्विक सूचकांक है दारिद्रता का, भुखमरी का, उसमें 121 देशों में भारत 107वें नंबर पर। हमसे अच्छी स्थिति में पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है। मतलब कोई देश ये बाकी नहीं है हमारे अड़ोस पड़ोस जो हमसे अच्छी स्थिति में ना हो। बांग्लादेश है, सब हमसे अच्छी स्थिति में। और हम इस स्थिति में आ गए कि आज दुनिया के भुखमरे देश कहलाने लगे। और जब हम भुखमरे देश कहला रहे हैं, देश के भीतर G20 हो रहा है। G20 में सिर्फ 2 दर्जन विदेशी डेलीगेट्स आ रहे हैं और वो डेलीगेट्स जिन्हें आप कह सकते हैं कोई राष्ट्रपति है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई कुछ है, उनकी भी संख्या तकरीबन 15 है। मतलब इतने लोग ही हैं। और इसके बाद में क्या किया गया है? पूरी दिल्ली को 3 दिन की छुट्टी दे दी गई, घर बैठा दिया गया। गुड़गांव में वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया। फरीदाबाद के लोगों को कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने से मना कर दिया गया। नोएडा के लोगों को मना कर दिया गया। क्यों इतना डर है? और यह तब स्थिति है जब 1.5 लाख पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं, जिनमें एंटी मिसाइल पता नहीं कौन कौन से तमाम इक्विपमेंट लगाए गए हैं। जैसे पता नहीं कितना बड़ा वो होने जा रहा है। क्या डर है, क्या स्थिति है। इतना डरा सहमा भारत तो कभी नहीं था। इतना डर गया है भारत अपने लोगों से कि अपने देश के लोगों तक की एंट्री बंद कर दी गई। आपको रोक दिया गया है, आपका जीवन रोक दिया गया। देश की राजधानी में देश का नागरिक आज चल नहीं सकता है। इस तरह की स्थिति कर दी गई। साहब, हमें याद आता है श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1983 में भी गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन 140 देशों के डेलीगेट्स आए थे। आज सिर्फ 19 देशों के आ रहे और तब 140 देशों के डेलीगेट्स आए, जिनमें राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे पदों पर बैठे लोगों की संख्या भी 70 से अधिक थी। आज वो संख्या 15 के करीब। सोचिए तब यह स्थिति है कि इतनी हैवी सुरक्षा, इतनी वो स्थिति, और ऐसी भूखमरी की स्थिति में भी उन लोगों के लिए सोने के, चांदी के बर्तनों में उन्हें भोजन कराया जाएगा, उनको रईसी दिखाई जाएगी और गरीबों को कैसे छिपा जाए, झुग्गी झोपड़ी, और उधर के लोगों को, बहुत से लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है, बहुत से लोगों को बिल्कुल दाब दिया गया है, उधर ऊपर से इस तरह से कर दिया गया है कि वो दिखाई ही ना, यानी कहीं कुछ नहीं। कहते हैं सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है। वैसी स्थिति करने की कोशिश की गई। तो जब ये हालात हो तो निश्चित रूप से एक
बात बनती है कि आप कौन सा भारत बना रहे हैं। हमने इस भारत की तो कभी कल्पना नहीं की थी, सोचा नहीं। ऐसा भारत कोई नहीं चाहता था सिवाय चंद नफरती लोग। और वो नफरती लोग ही आज जब सत्ता में बैठे हो तो यही। इसीलिए राहुल गांधी ने आज ही के दिन पूरे 1 साल पहले भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। इस यात्रा का मकसद था नफरत को खत्म करो और मोहब्बत करो। यानी मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, नफरत को खत्म करेंगे, मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, सबको जोड़ेंगे और जोड़कर पूरे भारत को एक बनाएंगे। इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा नाम दिया गया था। आज उसी भारत का नाम निगेटिव सेंस में, नकारात्मकता में हो रहा है। आज मिटाने के लिए हो रहा है, छिपाने के लिए हो रहा है, पर्दा डालने के लिए हो रहा है। जब यह हो रहा हो तो निश्चित रूप से चिंता नहीं। आज सांप्रदायिकता, विघटनकारी शक्तियां इतनी ताकतवर हो, इसको लेकर के बहुत अच्छे ढंग से हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस जी के पोते ने बताया, जो चंद साल पहले भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के बताए हुए वायदे के मुताबिक वो शामिल हुए थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी शायद सुभाष चंद्र बोस का वो सपना पूरा करना चाहिए, जैसा कि उन्होंने दिखाया। लेकिन अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि उन्होंने जब सुझाया कि इस तरह से काम करिए, सांप्रदायिकता मिटाइए, देश को अब विघटन रोकिए, देश को एक कीजिए, भारत को जोड़िए, हिंद की सेना बनाइए, पूरे हिंद, न जाति का अंतर हो, न धर्म का हो, न क्षेत्र का हो, न लिंग का हो। लेकिन होता क्या है, बिल्कुल उलट। और नतीजा यह होता है कि वो पार्टी छोड़ने का फैसला कर ले। यह आपका चरित्र है जो दिखाता है। इसके साथ साथ एक और बात, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से रहे शर्मा जी हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, और उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ, उसे बनाया गया, तो उसके संस्थापक सदस्य थे। उन्होंने इसके लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने की बात की थी। लेकिन आज जब वक्त आया तो उनकी स्थिति क्या है? आज उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है, कोई यह भी नहीं बता रहा है कि आपके यहां कार्यक्रम क्या है। आप सोचिए, उनके जिले में कार्यक्रम हो रहा है, उन्हें पता ही नहीं है। और जब इस तरह की दशा हो तो निश्चित रूप से सवाल उठता है कि आप कौन सा भारत बना रहे हैं, आप कौन सा भारत बना रहे हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान एक बैठक कर रहे थे और उसके बाद में उन्होंने एक उद्घाटन किया। उस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी की एक महिला सांसद साथ में खड़ी थी, उनके साथी में भारतीय जनता पार्टी के एक और बड़े नेता एमएलए खड़े थे। उन्होंने जिस तरीके से उद्घाटन के वक्त में उस महिला के आगे से हाथ करके और छाती को जिस तरह से छुआ, उस महिला ने उसको खटकाया। मतलब आप सोचिए, सार्वजनिक मंच से ये भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, तो यह इनका चरित्र है। चरित्र यह है, धर्म की बात करते हैं और खुद को योगी बताने वाले योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ बाबा के मंदिर में अर्घे के भीतर हाथ धोते हैं। आप कल्पना करिए, जहां जल चढ़ाने के लिए लोग हजारों किलोमीटर से चल के आते हैं, वो करते हैं कि पवित्र जल चढ़ाएंगे, वहां हाथ धुल रहे हैं। ये आप समझिए, यह दशा है। तो आप ये धर्म के रक्षक हैं। और आप सोचिए, जिस तरह की स्थिति होती है, वहां महाकाल लोग बनाते हैं और वहां पे स्थिति क्या होती है, उद्घाटन के लिए भेजे गए 70 ट्रक गमले
गायब हो जाते हैं। वहां की मूर्तियां इतनी कमजोर ढंग से बनाई जाती हैं, ठेकेदारी इतनी कमजोर होती है कि साहब वो लूट जाती है और वहां लूट बचती है। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं कोई जाति कभी नीच नहीं होती, कर्म नीच होते। जाति नीच नहीं होती, कर्म नीच होते, और जो कर्म नीच करता है वह नीच, ना कि कोई जाति। जाति हर एक बहुत महान है, अच्छी है, हर एक का अपना मायने है। ध्यान, यस, आपने नीच कर्म करके इस देश की अर्थव्यवस्था को चौपट किया है। दुनिया का इकोनॉमिक्स कहती है कि जब जीडीपी बढ़ती है तो साहब रोजगार बहुत तेजी से बढ़ता है, लेकिन हिंदुस्तान में उल्टा हो रहा है। जीडीपी बढ़ रही है, रोजगार घट रहा है। क्यों? क्योंकि ये छद्म जीडीपी बढ़ रही है, ये कर्ज के बूते बढ़ रहे हैं, ये फ्रॉड के बूते बढ़ रहे हैं। इसीलिए रोजगार खत्म हो रहा है, रोजगार कम हो रहा है, और यह देश 90 करोड़ बेरोजगारों का देश बन गया है। दुनिया की सबसे बड़ी बेरोजगार आबादी भारत में, सबसे बड़ी भुखमरी आबादी भारत में। यह हालत कर दी है पिछले 9.5 साल में इस भारत की, जिस भारत का आप नाम लेते हैं, जिस भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होने की आप बात करते हैं। तो यह आप समझ, हालात ये हो गए हैं कि आप जिन्हें लेके आए, दुनिया के एक अच्छे इकोनॉमिस्ट में माने जाते हैं बिलाल आचार, उन्होंने चंद वक्त आपके यहां काम करके इस्तीफा दे दिया डिप्टी गवर्नर के पोस्ट से आरबीआई। क्यों? उन्होंने कहा मैं क्या करूं, यहां जब सरकार अर्थव्यवस्था और दूसरी चीजों को सुधारना ही नहीं चाहती बल्कि उन्हें खुद बर्बाद करना चाहती, और जब यह स्थिति हो तो आप समझिए, क्योंकि ये सरकार छेड़छाड़ करती है। जैसे मध्य प्रदेश में सांसद रीति पाठक के साथ में वहां के विधायक ने किया। तो यह दर्शाता है कि किस तरह की स्थितियां हैं और क्या आप दिखाना चाहते हैं, आप किस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, यह आपका प्रमाण। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में राहुल गांधी को लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि एक अकेला किसी को नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए जो खतरनाक है, जो बर्बाद करता है, जिसे डिस्ट्रॉयर कहते हैं। तो साहब वो नहीं चाहिए, सभी को चाहिए बनाने वाला, सभी को चाहिए जोड़ने वाला। और हमें गर्व है, आज ही भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी और आज ही राहुल गांधी ब्रुसेल्स में यूरोपियन यूनियन के सांसदों के साथ में संवाद करेंगे, वहां पर वो चर्चा करेंगे, और उनकी चर्चा अपने आप में बड़ी चीज है। और वो अपनी चर्चा में जो जो चीजें कहने वाले हैं, बताने वाले हैं, वह भी है वो भारतीय जनता पार्टी को हिलाए हुए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी G20 के नाम पर अपने नेता नरेंद्र मोदी को भारत भाग्य विधाता दिखाना चाहिए। भारत भाग्य विधाता, भारत का वो नौकर जो खुद कहता है मैं सबसे पहला नौकर हूं, जो कहता है मैं प्रधान नौकर हूं, वो खुद को भारत भाग्य विधाता बताता है। यह भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट होता है। तो आप समझिए, इसका मतलब है बगैर स्वीकृति के वहां कुछ नहीं होता है। तो यह स्थिति कर दी है कि देश को भुखमरी, बेरोजगारी और सबकी चीजों को स्थिति कर दी है। आप यूपी की बात करेंगे, यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य दलित समुदाय के लोगों की जमीनें हड़प रहे हैं और इसको लेकर शिकायतें आ रही हैं सामने। तो इस स्थिति में जब खड़ा कर दिया गया हो तो निश्चित रूप से सवाल होता है कि आखिर आप कर क्या रहे हैं, क्योंकि वास्तव में आप इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा था डरो मत, क्योंकि डरते हो आप तब उसका प्रतिकार नहीं कर पाते, और प्रतिकार करना बेहद जरूरी। इसीलिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी, सबको जोड़ने के लिए।
और जब जोड़ने के लिए की थी तो यात्रा सतत जारी है, यह यात्रा रुकी नहीं है। और इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि यह तीर्थ यात्रा थी और तीर्थ यात्रा कभी रुकती नहीं है, यह सतत चलती रहती है, समाप्त नहीं होती है। और राहुल गांधी ने जिन उद्देश्यों के साथ शुरू की वो उद्देश्य कांग्रेस पार्टी सदैव लेकर चलेगी और उस पर लड़ेगी जब तक हमारा काम पूरा नहीं होता। तो यह यात्रा चलती रहेगी, सतत चलती रहेगी, यह है। और भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी ही थी कि वो यात्रा चलने के दौरान बहुत से विघ्न डाले गए, झूठे प्रचार किए गए और न जाने क्या क्या किया गया। वो सारी घटनाएं आपको याद होंगी। उसी समय कोविड के फैल जाने की बात हो रही थी। आप सोचिए, कोविड को फैलाने और सबकी बात हो रही थी, यात्रा रोकने की बात हो रही थी, बहाने दिए जा रहे थे। आज कोविड नहीं, आज और कुछ नहीं। जब अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी को कोविड हो चुका है, वो उससे पीड़ित हैं, वो उनके साथ रहते हैं और आज स्थिति है वो आने वाले हैं। और जब आने वाले हैं ऐसी स्थिति में भी आपको कोविड का डर तब था जब राहुल गांधी यात्रा कर रहे थे। यह बताता है कि राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे उससे आप डरते हैं, क्योंकि वो सांप्रदायिकता मिटाती। वो 4081 किलोमीटर चलती है, 145 दिन चलती है, 12 राज्यों में और 2 यूनियन टेरिटरी में चलती है और उसके बाद भारत के एक बड़े हिस्से को जोड़ती है, कन्याकुमारी से कश्मीर। इसको लेके फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा था, शंकराचार्य जी के बाद में राहुल गांधी दूसरे शख्स हैं जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की। अब तो राहुल गांधी लद्दाख की भी यात्रा कर चुके हैं, पैदल भी, बाइक से भी और सभी तरीके से। तो आप समझिए, अब जो दूसरी यात्राएं हैं वो भी चल रही हैं, लगातार चल रही हैं। कभी किसी मुद्दे को लेके, कभी स्टूडेंट्स को लेके, कभी किसी के भविष्य को लेके, कभी सब्जी विक्रेताओं को लेके, कभी किसानों को लेके, कभी महिलाओं को लेके। हर किसी की चिंता है, यही वो यात्रा है और वो चिंता होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसकी चिंता है? उन्हें सिर्फ अपनी चिंता है, अपनी सत्ता की चिंता है और उसके लिए वो कुछ भी करते हैं, ड्रामे करते हैं, स्वांग रचते हैं, इवेंट करते हैं और वही इवेंट G20 है। क्योंकि सामान्य तरह से भी हो सकता था, लेकिन देश का अरबों रुपया खर्च करके जो ये किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमें दिखावा करना है, हमें अपने देश में मूर्ख बनाना है, ये कहना है विश्व गुरु। वास्तव में वो सब हंस रहे हैं, ये विश्व गुरु, ये उल्टा हम इसे मूर्ख बना रहे हैं। वो तो ये सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं किस तरह की स्थितियां आपने पैदा करी। हम आपको सिर्फ वाहवाही करके और आपसे सब काम करा लेते हैं, भारत सरकार से तमाम चीजें लाभ ले लेते हैं और भारत ठगा रह जाता है। तो आप अपने लाभ के लिए, अपनी ब्रांडिंग के लिए देश को ठगवा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी कदम कदम चल के हर तरीके से अपने शरीर को, अपने धन को, अपने पैसे को, सब कुछ खर्च करके अपनी सदस्यता तक दांव पर लगा के सच के लिए लड़ते हैं। वो पूंजीवाद के खिलाफ लड़ते हैं, वो नफरत के खिलाफ लड़ते हैं, वो हर व्यक्ति के लिए लड़ते हैं। यह है और इसीलिए यूरोपीय यूनियन ने उन्हें बुलाया है चर्चा के और वो आज उन सांसदों के साथ चर्चा करेंगे। क्या करेंगे यह भी देखने वाला हो। इसलिए भारत भाग्य विधाता कौन है यह समझने की जरूरत है। कम से कम मदारी तो नहीं हो सकता। भारत भाग्य विधाता असली व्यक्ति होता है, ईमानदार व्यक्ति होता है, सच्चा व्यक्ति होता है, निर्मल हृदय होता है, दूसरों का दर्द समझने वाला होता है और अपने दर्द को भूलने वाला होता है, जैसे राहुल गांधी। जय